तो आपसे पूछा जा सकता है क्लैट एग्जामिनेशन में कि पिजन होल थ्योरी propounded बाय, तो आप बताएंगे सार्गमंड, या फिर एक वो पैसेज दे देंगे कि टॉर्च इज फिक्स्ड बाय लॉ, लॉ के द्वारा टॉर्च फिक्स्ड किया गया है, तो आप बताएंगे कि सार्गमंड साहब का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये सार्गमंड साहब का जो स्टेटमेंट है टॉर्च को लेके, वो एक नैरो थ्योरी है उनका, पिजन होल थ्योरी। बट जो विनफील्ड साहब का जो दिया गया है टॉर्च, वो एक ब्रॉड थ्योरी है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं ज्ञानुराज जुरिस पाथवे के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मैं टॉट न्यू जो सब्जेक्ट है स्टार्ट किया हूँ। टॉट का मैंने इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टॉट क्या होता है, टॉट में कौन कौन सा चीज़ टॉट होता है, टॉट के डिफरेंसेस मैंने बताया था आपको। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके बारे में छोटा छोटा मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया था पिछले सेशन में। तो आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं टॉट के बारे में, कि जो थ्योरी है टॉट का, कि सार्गमंड और बेनफील्ड का क्या कंसेप्ट है टॉट के बारे में, और टॉट का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो चलते हैं टॉट का डिफिनेशन क्या होता है। तो टॉट जो सार्गमंड कहते हैं, पहले तो टॉट का मीनिंग मैंने बताया था कि जो टॉटम वर्ड से आया है, विच मीन्स ट्विस्ट। अब ट्विस्ट का मतलब कि कुछ ऐसा कर देना कि दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टेड, आपको उम्मीद नहीं थी, आप सीधे चल रहे हो, किसी को मार दिया आपने, आप रॉन्ग साइड से जा रहे हो जिसका आपको उम्मीद नहीं था कि समवन इज कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड। बात समझ में आई? तो ये हुआ टॉट। अब देखिए सार्गमंड कहते हैं कि टॉट इज ए सिविल रॉन्ग। देखिए tort is a civil wrong which is the remedy is common law action for the unliquidated damage and which is not exclusively breach of contract or the breach of trust or the mere equitable obligation। means जो सार्गमंड ने जो बात कही है टॉर्ट के बारे में कि ये इसका जो रेमेडी है, जो अनलिक्विडेटेड डैमेज की बात की गई है इसमें। अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब क्या हुआ कि जो डैमेज जो पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं है कि हम कंपनसेशन उसका कितना देंगे। जैसे टॉर्ट में हम बात करते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेज का, बट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वी कैन सी दैट कि लिक्विडेटेड डैमेज होता है वहां से। मींस कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, तो उसमें हम बता देंगे कि अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा तो कितना हम कंपनसेशन देंगे इन टर्म्स ऑफ रेमेडी में। बात समझ में आई? तो ये होता है लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड डैमेज। मींस लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब कि पहले से प्री डिटरमाइंड होना, अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब कि आप डिटरमाइंड नहीं है कि हाउ मच कंपनसेशन यू विल गिव, इट विल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस बाय द कोर्ट। बात समझ में आई? तो उन्होंने ये बताया है कि जिसका जो रेमेडी है, जो कॉमन लॉ एक्शन के थ्रू अनलिक्विडेटेड डैमेज जो होता है पार्टी को, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो कि इक्विटेबल ऑब्लिगेशन के तहत हम डैमेज का रेमेडी देते हैं। ठीक है, ये बताया गया है। विनफील्ड कहते हैं कि टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरी फिक्स्ड बाय लॉ, द ड्यूटीज टुवर्ड्स द पर्सन जनरली इट्स ब्रीच रिड्रेसेबल एट द कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। देखिए ये डिफिनेशन जो है आपको बस ध्यान में रखना है कि विनफील्ड ने कैसे कहा था, सार्गमंड ने क्या कहा था। मे भी हो सके क्लैट एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि डिफिनेशन बाय बेस। अब देखिए फ्रेजर क्या कहते हैं, इट इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ रेम इन प्राइवेट इंडिविजुअल। राइट इन रेम का मतलब क्या हुआ? राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। राइट इन रेम, एक होता है राइट इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट पर्सन। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन से। यहां पे राइट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ठीक है, इंडिविजुअल गिविंग द राइट टू कंपनसेशन टू द सूट इंजर्ड पार्टी। तो सूट के दौरान कंपनसेशन देता है वन पर्सन पार्टी टू अनदर पार्टी। ठीक है, ये हुआ डिफिनेशन। तो ये डिफिनेशन अपने दिमाग में रखेंगे, बस समझने के पर्पज से मैंने आपको बताया है, बाकी इसका कोई काम नहीं है, बस आपको समझना होगा। ठीक है, कि क्या होता है। अब एक आपके दिमाग में ख्याल आता है कि टॉर्ट और क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। तो टॉर्ट जो है, पहली बात तो वो अनकोडिफाइड लॉ है। मीन्स कि कोई इसमें सेक्शन नहीं दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया आपको क्राइम में BNSS, BNS ये सब कोडिफाइड है। ठीक है, सेक्शन दिए हुए हैं, बट टॉर्ट में कोई सेक्शन नहीं दिए हुए हैं।
ये केस लॉ से इवॉल्व हुआ है टॉर्ट, बट क्राइम में ऐसा नहीं है। क्राइम में पर्टिकुलर कानून बताया गया है कि आप ये नहीं कीजिएगा तो आपको ये सजा दिया जाएगा। क्राइम में आपका मोटिव, इंटेंशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट टॉर्ट में ऐसा नहीं है। टॉर्ट में आपका इंटेंशन, मोटिव इररिलेवेंट माना जाएगा। टॉर्ट में आप कंपनसेशन के फॉर्म में देते हैं रेमेडी, कि आप कंपनसेशन देंगे पार्टी को। जो टॉर्ट फीजर जो होता है, जिसने टॉर्ट किया है उसको टॉर्ट फीजर हम कहते हैं। क्राइम में मान लीजिए जो पर्सन जो है क्राइम किया उसको अक्यूज्ड कहते हैं। टॉर्ट में हम प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का काम है यहाँ पे। जो जिसने केस फाइल किया उसको प्लेंटिफ कहेंगे, जिसके ऊपर केस फाइल किया गया उसको डिफेंडेंट कहेंगे। बट क्राइम में स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड होता है, ठीक है। टॉर्ट में जैसे मैंने आपको बताया कंपनसेशन भी बताया, फाइन भी बताया, बट यहां क्राइम में क्या है, फांसी की सजा भी दे सकते हैं इंसान को, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ टॉर्ट और क्राइम में। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में क्या डिफरेंस है? कॉन्ट्रैक्ट भी कोडिफाइड है, टॉर्ट कोडिफाइड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें वो लिक्विडेटेड डैमेज की बात करता है कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप पार्टी से फिक्स्ड कर देते हैं कि मान लीजिए कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पार्टी को हम कितना कंपनसेशन देंगे। बट टॉर्ट में ऐसा नहीं है। टॉर्ट में हम डिसाइड करते हैं केस टू केस, एंड कोर्ट डिसाइड करेगा कि हम कितना कंपनसेशन देंगे। बात समझ में आई? ये हो गया डिफरेंस दोनों में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब देखिए एक छोटा सा डिफरेंस आपके दिमाग में आता होगा, टॉर्ट और टॉर्ट्स में क्या डिफरेंस है। हालांकि आपको समझ में आया होगा कि देखिए मात्र एस का डिफरेंस है दोनों में, इसमें एस है इसमें एस नहीं है। तो क्या यही डिफरेंस है? नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉर्ट और टॉर्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो टॉर्ट का जो कंसेप्ट है वो विनफील्ड ने बताया था कि इन एवरी रॉन्गफुल एक्ट which there is no justification or excuse can be treated as tort। तो विनफील्ड साहब का कहना था कि टॉर्ट जो है वो इवोल्यूशन से बढ़ते जाएगा, जितना भी रॉन्गफुल एक्ट होगा उसको हम टॉर्ट मानेंगे। इट मीन्स कि टॉर्ट को हम फिक्स करके नहीं रखेंगे। बाय द इवोल्यूशन ऑफ द टाइम टॉर्ट कैन बी इंक्रीज्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है। टॉर्ट शुड बी इंक्रीज्ड, टॉर्ट को बढ़ना पड़ेगा कि जितनी भी गलतियां रॉन्गफुल एक्ट है, देखिए यहां पर लिखा ना एवरी रॉन्गफुल एक्ट, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो वो टॉर्ट के डिफिनेशन में आएगा। ये विनफील्ड साहब का डिफिनेशन है। बट लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो कि सार्मंड सर का स्टेटमेंट है, तो टॉर्ट जो है वो विनफील्ड साहब का दिया हुआ है और टॉर्ट्स जो है वो सार्मंड साहब दिए हुए हैं। तो सार्मंड साहब का क्या कहना है कि द लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंसिस्टिंग ओनली द नंबर ऑफ स्पेसिफिक रॉन्ग बियॉन्ड विच द लायबिलिटी अंडर दिस ब्रांच ऑफ लॉ कैन नॉट अराइज। मीन्स इन्होंने कहा लाइक अ पिजन होल थ्योरी दिया गया है। टॉर्ट्स का मीनिंग इनके द्वारा सार्मंड साहब के डेफिनेशन के अनुसार ये होता है कि जो टॉर्ट्स एक फिक्स्ड है उसी में हम टॉर्ट्स मानेंगे। जैसे ये देखिए, ये एक सार्मंड साहब का पिजन होल थ्योरी, जैसे ये नेग्लिजेंस हो गया, ये आपका हो गया ट्रेसपास हो गया, ये सब टॉर्ट्स है। ये न्यूसेंस हो गया, ठीक है, ये आपका कॉन्स्पिरेसी हो गया, ठीक है। तो जितने भी टॉर्ट आप कमिट करेंगे वो इसी में आएगा, वरना वो टॉर्ट नहीं कहलाएगा। इट मीन्स कि उन्होंने टॉर्ट को एक बांध दिया, बाउंड कर दिया कि जितने भी टॉर्ट होंगे बस इसी पिजन होल थ्योरी में आएगा। जो पिंजरा जो होता है पिजन का, जिसमें दिया गया है ये चीज, तो टॉर्ट को उन्होंने बोला कि इसी टॉर्ट में हम मानेंगे, अदरवाइज नहीं फिक्स्ड होता है इसमें। तो इस पर्टिकुलर टॉर्ट में उनका नहीं फिक्स्ड होता है टॉर्ट्स, तो हम मानेंगे कि वो टॉर्ट्स नहीं है। बात समझ में आई? तो आप देखिए कि विनफील्ड का जो थ्योरी था आपका टॉर्ट का, वो बता रहे हैं कि कितना ब्रॉड सेंस में बताया है कि जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसको हम टॉर्ट मानेंगे विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, है ना। जो भी रॉन्ग है विदाउट जस्टिफिकेशन, नो जस्टिफिकेशन,
ठीक है। बट सालमन साहब कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जितना टॉट दिया हुआ है उसमें ही अगर टॉट, तो आप गलतियां करते हैं तो उसमें फंस जाता है, तो हम मानेंगे कि वो टॉट है। तो टॉट्स का जो डिफिनेशन है वो सालमन साहब का दिया हुआ है, जो कि एक पिजन होल थ्योरी को बताते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है क्लैट एग्जामिनेशन में कि पिजन होल थ्योरी propounded बाय, तो आप बताएंगे सालमन। या फिर एक वो पैसेज दे देंगे कि टॉर्च इज फिक्स्ड बाय लॉ, लॉ के द्वारा टॉर्च फिक्स्ड किया गया है, तो आप बताएंगे कि सालमन साहब का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये सालमन साहब का जो स्टेटमेंट है टॉर्च को लेके, वो एक नैरो थ्योरी है उनका, पिजन होल थ्योरी। बट जो विनफील्ड साहब का जो दिया गया है टॉर्च, वो एक ब्रॉड थ्योरी है, जो कि उन्होंने बताया कि हम इवोल्यूशन डे बाय डे बनाते जाएंगे कि टॉट क्या है, जिसके पास आपका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसको हम टॉट मानेंगे। बात समझ में आई? तो ये एक बेसिक डिफरेंस था टॉट और टॉट्स में। तो टॉट क्या है, जो विनफील्ड साहब का थ्योरी था, और टॉट्स क्या है, जो सालमन साहब का था, पिजन होल थ्योरी, जो कि इसमें जितने भी टॉट्स हैं उसमें अगर डेफिनेशन में आ जाता है तो वो टॉट होगा, अदरवाइज उनको हम टॉट नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए टॉट्स का एसेंशियल क्या है, टॉट का क्या एसेंशियल है। ठीक है, तो एसेंशियल देखिए टॉट का बताएगा कि टॉट इज एन अम्ब्रेला टर्म, हैज डिफरेंट डाइवर्स लॉन्ग and included in which the originated and developed independently, so there is no universal definition for thoughts। सही बात है, हर साइंटिस्ट का अपना अपना ऑब्जर्वेशन था, जैसा फेजर ने बताया राइट इन रेम का, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टॉटियस लाइबिलिटी की बात करता है विनफील्ड। सालमन साहब कहते हैं कि अनलिक्विडेटेड डैमेज जिसका कॉमन लॉ एक्शन रेमेडी होगा। तो ये बताएगा कि किसी का परफेक्ट डिफिनेशन टॉट का नहीं है। ठीक है, अब लेकिन तब पर भी हम माने कि जो एसेंशियल है टॉटियस लाइबिलिटी के लिए, ये एसेंशियल होना चाहिए। जितने भी आप टॉट करेंगे उसका एसेंशियल ये चीज होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए ये देखते हैं। एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, जो काम आपको करना था वो आप किए नहीं, जो नहीं करना था वो आप कर दिए, एक्ट और ओमिशन। चलना था आपको सीधा, आप रॉन्ग साइड पे चले गए, टॉट। बात समझ में आई? सच एक्ट और ओमिशन लीडिंग टू इंजरी और वायलेशन ऑफ लीगल राइट, जिससे कोई भी एक्ट और ओमिशन ऐसा हुआ जिससे आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट। मोरल राइट की बात तो नहीं की गई है, लीगल राइट की बात की गई है यहां पे। ठीक है, जहां पे लीगल राइट वायलेट होगा वहां पे टॉट माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लीगल राइट वायलेशन में दो कंसेप्ट आता है, इंजुरिया साइन डैमेनम एंड डैमेनम साइन इंजुरिया, जिसमें बताया गया है कि इंजुरी का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, डैमेनम मींस सब्सटेंशियल हार्म या डैमेज। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी या कंफर्ट हेल्थ द लाइक, सिंस साइन मींस विदाउट। ठीक है, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, मैं समझाता हूं आपको। अब देखिए इंजुरिया साइन डैमेनम का मतलब क्या हुआ कि व्हेन देयर हैज बीन इंजुरिया और विदाउट और द वायलेशन ऑफ लीगल राइट एंड द सेम हैज नॉट बीन कवर्ड विद अ डैमेनम or harm to the plaintiff can still go to the court of law because violation of legal rights should be go unredressed। जैसे केस लॉ से बताता हूं मैं आपको, जैसे वन ऑफ द लीडिंग केस एशवे वर्सेस वाइट का केस था। इसमें क्या होता है समझिए कहानी। पहले तो मैं बता दूं इंजुरिया साइन डैमेनम का मीनिंग इंजरी विदाउट डैमेज। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि लीगल राइट वायलेट हो रहा है इंजुरिया साइन डैमेनम में। कैसे, अभी इस केस में बताता हूं मैं। एशवे वर्सेस वाइट का जो केस था उसमें क्या हुआ कि मैं आपको साधारण भाषा में बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि एक रिटर्निंग ऑफिसर थे। ठीक है, एक जो कैंडिडेट का जो वोटर था वो जा रहा था वोटिंग देने अपने कैंडिडेट को। तो कैंडिडेट को जब वो वोटिंग देने जा रहा था तो ऑन द वे जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो उसको रोक देते हैं, जिसके कारण से वो अपने कैंडिडेट को वोट नहीं दे पाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो फिर क्या होता है उसके बाद कि जिस कारण से वो कैंडिडेट को वोट नहीं दे पाते हैं तो फिर मैटर जाता है कोर्ट के पास। हालांकि
उसके एक वोट न देने से वो आदमी चुनाव तो भी जीत जाता है काफ़ी मार्जिनों से, ठीक है। जैसे उसको वो वोट नहीं दिया तो भी वो जीत गया जिसको वो वोट देना चाहता था, ठीक है। तो कोर्ट में गया बात, तो जो डिफेंडेंट था मींस की वाइट था, बोला कि ऑलरेडी इनका कैंडिडेट है वो तो जीत चुका है, बट कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपने इनका लीगल राइट वॉयलेट किया है। क्यों, कैसे? आपने इनको अननेसेसरी इनको रोड पे परेशान किया है, हरास किया है आपने, इनका जो लीगल राइट था वोट देना उनको आपने नहीं देने दिया, तो इसके लिए कोर्ट ने डैमेज दिया है। हालांकि एक वोट देने से वो चुनाव तो ऑलरेडी जीत चुका था, तो भी इसमें कंपनसेशन दिया गया। क्यों? क्योंकि जो प्लेंटिफ था उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट केस था, इससे सेम इसी टाइप का केस है ये भी, बट इसमें जो था ना, ये था एमपी था भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे&के। तो इसमें क्या होता है कि असेंबली जाने से रोक देता है इनको। तो इसमें भी वही था कि इन्होंने केस फाइल किया, तो इसमें मॉनेटरी कंपनसेशन, बहुत ही तगड़े तरीके से कंपनसेशन दिया गया इस केस में, ठीक है। इनको हाउस जाने से, जो स्टेट मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वहाँ की, ये एमपी साहब थे, तो उनको जाने से रोका गया था, जिनके कारण से इनको कंपनसेशन मिला, ठीक है। ये कंसेप्ट था इंजुरिया साइन डैमनम का। नेक्स्ट पे आते हैं। हालांकि देखा जाए कि दोनों में पार्टी को कुछ लॉस नहीं हुआ है, तो लॉस हुआ क्या भाई? लीगल राइट का वायलेशन हुआ यहाँ पे। मॉनेटरी का हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए कुछ ऐसा सिनारियो भी बताऊंगा कि अब मॉनेटरी किसी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं तो भी कानून आपका साथ नहीं देगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं मैं। चलिए, डैमनम साइन इंजुरिया, डैमेज विदाउट नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट। डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट, बस इतना ही याद रखिए आप। When there is no violation of legal right, no action can lie in the court of law, even though the defendant has caused some loss or harm damage to the plaintiff. बात समझ में आई? जब तक आपका लीगल राइट वायलेट नहीं होगा, आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जा सकते। भले ही इससे आपका कुछ नुकसान हो जाए, बिजनेस आपका ठप हो जाए, इससे कानून को बहस नहीं है। मेन टॉट में आपको बताया था, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसका जो केस लॉज है मैं आपको बताता हूं। ये सब केस लॉज आप नोट कीजिएगा, हो सके इसका पैसेज आपको दे देगा और उसी से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है क्लैट एग्जामिनेशन में। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग केस लॉज इन दिस टॉपिक, दैट प्लेड एन वाइटल रोल इन इट, ठीक है। चलिए, ये जो केस है अपना ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस, इस केस में क्या हुआ था? एक्चुअली मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, इस केस में ये हुआ था कि एक स्कूल था, नो डाउट, उसके सामने डिफेंडेंट ने दूसरा स्कूल खोल दिया, ठीक है। एक स्कूल का फीस था, जैसे ए और बी दो स्कूल हो गए, ठीक है। इसका फीस 500 हो गया था, जो फर्स्ट स्कूल था। बाद में जो सेकंड स्कूल था खुला बाद में, तो उसकी फीस हो गई 200। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये स्कूल का बच्चा लोग इस स्कूल में न जाके इस स्कूल में एडमिशन लेने लगे, बिकॉज ऑफ फीस इनका बहुत ही कम था। फैसिलिटी बी स्कूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा देती थी ए से। सो मेनी स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन बी स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए स्कूल का क्या हुआ, रेपुटेशन, मार्केटिंग सब डाउन हो गया, ठीक है। तो ए ने कानूनी तरीके से केस फाइल किया, सूट फाइल किया, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखिए, कंपटीशन का जमाना है, बी को राइट है कि अपना राइट टू ट्रेड कर सकता है, इससे आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं कर रहा है। उसने आपका कोई गुडविल या नाम बेचने की कोशिश नहीं की है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो उसका डेवलपमेंट है, वो अपना ट्रेड मार्केटिंग कर रहा है, वो अपना स्कूल देख रहा है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई ए को फिर कोई कंपनसेशन नहीं मिला। यहाँ पे देखा जाए तो मॉनेटरी और लॉस कितना हुआ ए को, तो भी कानून ने ए का साथ नहीं दिया, ठीक है। तो दिस वाज द फैक्ट ऑफ ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने आपको बताया कि जब तक आपका इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा लीगल राइट का, तब तक आपका सूट
सक्सेस नहीं होगा, ठीक है, तब तक आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका वायलेशन ऑफ लीगल राइट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन टॉट। चलिए दूसरा केस है मुगल स्टीमसी वर्सेस मैकग्रेगर एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था कि एक स्टीमसी कंपनी थी, सब मिल के एक कंपनी को डुबाना चाह रहे थे, तो सब कंपनी ने मिल के एक कंपनी को ठप कर दिया। बात समझ में आई? तो इसमें भी नहीं मिला, क्योंकि भाई कंपटीशन का जमाना है, करने दो। तो ये स्टीमसी बंद हो गई। आप समझिए कि कितना लॉस होता होगा, तो भी कोर्ट आपका साथ नहीं दे पाएगी। चलिए ये केस जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, टाउन एरिया कमिटी वर्सेस प्रभु दयाल। इस केस में क्या हुआ था कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, एमसीडी मान लीजिए, नगर निगम जिसको कहते हैं, हर स्टेट में हर सिटी में नगर निगम होता है। तो उसमें क्या हुआ था कि एक जो क्या बोले हम, जो एक इंसान है प्रभु दयाल या जो भी है, एक्स मान लीजिए, इलीगल तरीके से अपना कब्जा करके बैठा हुआ था, ठीक है। तो ए ने क्या किया, उसको मैलिशियसली तरीके से, गलत इंटेंशन से, हो सके उसका दुश्मनी होगा, तो भी उसने केस फाइल कर दिया कि ये इनका लैंड खाली करवाइए, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से उस पर कब्जा किया हुआ है। तो जो प्लेंटिफ था जिसने केस फाइल किया, कि उसने बोला कि देखिए उसने मेरे से, उसका इंटेंशन था मुझे मैलिशियसली हरास करने का। बात समझें कि मेरा आपसे दुश्मनी है, ये समझिए, छोड़िए इसको, मेरा आपसे दुश्मनी है, आपसे, आप गलत तरीके से किसी की ज़मीन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा अथॉरिटी को कि आप उसका लैंड खाली करवाइए, वो अवैध तरीके से बैठा हुआ है ज़मीन पे, ठीक है। तो कोर्ट्स के द्वारा आपके इविक्शन सूट फाइल होता है, आपको वहाँ से इविक्शन का नोटिस आता है, तो आप वहाँ से खाली कर देते हैं। आप क्या कह, हालांकि मेरा आपसे दुश्मनी है, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ कि मेरा दुश्मन है तुम, उसके बावजूद भी कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया, तो आप फिर केस करते हैं कि उससे मेरा दुश्मनी था, दैट्स व्हाई ही इज यूजिंग दिस एविक्शन सूट। तो कोर्ट ने कहा कि भले ही आपका इंटेंशन, आपके दोस्त का इंटेंशन था आपको परेशान करना, बट आप तो गैर कानूनी तरीके से वहां बैठे हुए हैं ना। समझ में आई बात? तो ये हुआ था इस केस में कि इविक्शन का जो मैटर था वो आया, जो जजमेंट आया उस बेसिस पे उनको हटा दिया गया। भले ही आपका कोई मैलिशियसली तरीके से आप किसी को परेशान कर रहे हैं, उसका मैटर नहीं है, लेकिन आप जो गैर कानूनी तरीके से बैठे हुए हैं ज़मीन पे, उससे आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पूरा कंसेप्ट आपका टॉट का, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, विनफील्ड जी क्या कहते हैं, सागमन जी क्या कहते हैं, फिर टॉट और टॉट्स में क्या डिफरेंस है। एक का नैरो स्कोप है सागमन का, तो ब्रॉड स्कोप विनफील्ड का है, कि टॉट को हम फिक्स्ड नहीं कर सकते, टॉट को हम बढ़ाएंगे, जिसका हमको लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा वो टॉट के डिफिनेशन में आएगा। विनफील्ड सागमन जी कहते हैं कि नहीं, एक पिजन होल थ्योरी की तरह हर चीज़ एक फिक्स्ड टॉट है, वही उसी टॉट में आएगा, डेफिनेशन में तो आएगा, नहीं आएगा तो उसको हम टॉट नहीं मानेंगे। टॉट और क्राइम में मैंने डिफरेंस बताया आपको, टॉट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बताया मैंने आपको, फिर टॉट का एसेंशियल बताया मैंने आपको कि कोई एक्ट और ओमिशन होना चाहिए जिससे आपका लीगल डैमेज होना चाहिए, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल डैमेज या राइट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया बताया आपको, जिसमें आपको मैंने 2 केस बताए, एशवे वर्सेस वाइट और भीम सिंह वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर का केस बताया मैंने आपको। फिर उसके बाद मैंने डैमनम साइन इंजूरिया में आपको 3 केस बताया आपको, ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल, मुगल स्टीमशिप केस एंड लास्टली टाउन हॉल कमिटी वर्सेस प्रभु दयाल। सो दीज आर द होल कंसेप्ट ऑफ टॉट, जो बेसिक्स है अभी टॉट में। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझने में काफ़ी मज़ा आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।